हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट को आप वाकई में एक बार में सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और अच्छे मार्क से क्वालिफाई करना चाहते हैं और इसी दिसंबर में जो 15 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, तो दोस्तों आप इस चैनल को एकदम आराम से भरोसा करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको सीटेट दिसंबर 2024 यानी 15 दिसंबर को जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें जो आपको थ्योरी के माध्यम से और जो है एनसीईआरटी पर आधारित थ्योरी के माध्यम से और एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी पेपर में आपको क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से जो है दोस्तों एक एक टॉपिक को थ्योरी के माध्यम से एक एक पॉइंट को दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इस सीज़न में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो एकदम आराम से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज का हम लोग पर्यावरण का जो टॉपिक रहने वाला है ईवीएस का आज का हम लोग को जो टॉपिक रहने वाला है खाद्य जाल। क्या है? खाद्य जाल। और खाद्य जाल से दोस्तों क्वेश्चन जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो खाद्य जाल को समझेंगे, ये खाद्य जाल क्या होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप सीटेट को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तब। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर खाद्य जाल, और देख सकते हैं यहाँ पे खाद्य जाल के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खाद्य जाल, यानी कि अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। यानी कि खाद्य श्रृंखला, जितने भी खाद्य श्रृंखलाएँ हैं उनका जो समूह होगा, क्या होगा? समूह होगा, यानी संगठन जो होगा, समूह जो होगा, वही क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। क्लियर है? अगर आगे बात करें, खाद्य जाल कहलाता है। दोस्तों अगर आगे बात करें तो खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। यानी कि जो खाद्य जाल होता है उसमें ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होने के लिए उसका दिशा जो होता है बहुदिशीय होता है। यानी कि बहुत सी दिशाएं होती हैं, केवल एक दिशाएं नहीं होती हैं, बहुत दिशाएं होती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें तो पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना क्या है? आवश्यक है, क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। क्यों आवश्यक है पारितंत्र में खाद्य जाल का होना? क्योंकि पृथ्वी के जो भी प्राकृतिक संतुलन है उसी को ये खाद्य जाल क्या करता है? उसको संतुलन को बनाए रखता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग जो है दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जो है सारे वीडियो को जो है प्ले लिस्ट में यहाँ पर जो है प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़ा है। पहले चैप्टर से पहले वीडियो से आप लोग स्टार्ट करिए और वहाँ से जो क्वेश्चन आपको ज़रूर आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं खाद्य जाल उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर खाद्य जाल को देखिए, ध्यान से समझिए। खाद्य जाल का ये जो है आपको उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पौधा है। अगर आप उत्पादक अपघटनकर्ता ये सब नहीं पढ़े हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तो पिछले वीडियो में सारा बताया जा चुका है। प्ले लिस्ट में जो है आप जो है जाकर इसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए खाद्य जाल के उदाहरण को समझेंगे। पौधा को देखिए कौन खाता है? पौधा को टिड्डा खाएगा, टिड्डा खाता है। पौधे को बकरी भी खाती है, याद रखिएगा। पौधे को कौन खाता है? बकरी खाता है, बकरी खाती है। और बकरी को कौन खाता है मित्रों? बकरी को यहाँ पर मनुष्य खाता है। ये एक प्रकार का खाद्य जाल होता है। क्लियर है? तो पौधे को कौन खाएगा? पौधे को दोस्तों यहाँ पे खरगोश भी खाता है। और खरगोश को कौन खाता है? तो लोमड़ी खाती है। और लोमड़ी को कौन खाता है? तो शेर खाता है। क्लियर है? अगर टिड्डा, यहाँ पे आप टिड्डा देख रहे हैं, तो टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खा जाएगा, टिड्डा को मेढक खाता है। अगर आगे बात करें तो मेढक को कौन खाएगा? सांप खाता है। सांप को मोर खाता है और सांप को बाज भी खाता है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। तो ये एक प्रकार के खाद्य श्रृंखला का ये क्या है? ये एक प्रकार के खाद्य जाल का ये क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। यही है खाद्य जाल का उदाहरण। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम दोस्तों बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे से जो है आपको टॉपिक वाइज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं पर्यावरण संरक्षण। देखिए पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। यानी कि जितने भी धरती पर प्राणी हैं, पृथ्वी पर प्राणी हैं, जीव हैं, उनका और पर्यावरण का साथ जो है बिल्कुल अटूट है। अगर आगे बात करें तो पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यानी कि पर्यावरण पर अगर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा तो मनुष्य पर उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है।
जिससे मनुष्य का तबीयत खराब होने लगेगा। पर्यावरण का प्रदूषण अगर होता है तो सीधा प्रभाव जो है, इसको याद रखिए, सीधा प्रभाव इसका मनुष्य पर पड़ता है। क्लियर है। आज सबसे देखिए, आज सबसे यहाँ पर आगे बात करें, आज सबसे बड़ा विषय ये है, देखिए यहाँ पे आज सबसे बड़ा विषय ये है कि यहाँ पर आज सबसे पहले बड़ा विषय ये है कि पर्यावरण की रक्षा करना सबसे बड़ी विषय, बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है दोस्तों। पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, जिससे हमारी ओजोन परत जो है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, और जिससे जो है हानिकारक किरणें निकलती हैं, और ये जो है मनुष्य पर सीधा इफेक्ट प्रभाव डालती हैं, अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। यानी कि सबसे बड़ा विषय पर्यावरण की रक्षा करना, और पर्यावरण का रक्षा हमको करना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी हैं, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयास क्या है हमारे, जारी हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ से आपको सीटेट एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से इस टॉपिक को जो है अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को, कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और कब कब हुआ था, उन सभी के बारे में जो है दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं, उन सभी प्रमुख जो है सम्मेलन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, तो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको याद रखेंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। अगर इसमें बात करें, इसमें पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों एक एक पॉइंट को देखेंगे तो देख सकते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ पे, यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में कब हुआ था, तो 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। अगले पॉइंट की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यह पहला प्रयास था, और ये पहला प्रयास किया गया था। आगे बात करें तो दोस्तों इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। इस सम्मेलन में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया था, एक ही पृथ्वी, यानी पृथ्वी एक ही है, और इसी सिद्धांत को इस सम्मेलन में जो है अपनाया गया था। चलिए अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों, अगर इसमें हम आगे बात करें तो इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, पूरा नाम इसका यूएनईपी का आप देख सकते हैं, यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, ई का मतलब इन्वायरमेंटल, पी का मतलब प्रोग्राम, यानी कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। इसी सम्मेलन में यूएनईपी का जो है क्या हुआ, जन्म हुआ। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। यानी कि इस सम्मेलन का, स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और उसमें सुधार किया जाए। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा सीटेट एग्जाम में कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया गया, इसी सम्मेलन में मनाया गया। और इसमें घोषणा किया गया कि सभी को, यानी सबके लिए 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों हम लोगों का जो यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब आयोजित किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी में किया गया था। और इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, यह सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। और किस शहर में हुआ था, तो मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। इस सम्मेलन में, किस सम्मेलन में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में, इस सम्मेलन में ओजोन परत को बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम होगा उतना ही ओजोन परत का क्षय जो है क्या होगा, कम होगा। तो आपको सबको पता है कि ओजोन परत का क्षय बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही ओजोन परत जो है क्षय हो रहा है, जिससे हानिकारक किरणें निकलती हैं और मनुष्य पर सीधा इफेक्ट उसका पड़ता है। यह 1889 से प्रभावी हुआ। यह जो है 1889 से जो है दोस्तों प्रभावी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते तो दोस्तों यहाँ पे अगला हम लोग का सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा। अगला सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। आइए अब इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी, यानी पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कब, कहाँ पे, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। चलिए आगे बात करें तो इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था। यानी कि जब ये सम्मेलन हुआ था, इसमें पर्यावरण के विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो दस्तावेज जारी किया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस भी पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। सीटेट एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ सकता है इसको। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हम लोग का सम्मेलन है दोस्तों, अगला सम्मेलन क्या है, तो अगला सम्मेलन है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन हुआ था। और आइए इसके पॉइंट में जानते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट है, मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर, यानी कि जलवायु को जो भी परिवर्तन होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में, यानी कि जापान में हुआ था यह सम्मेलन। और कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, तो क्योटो शहर में 1 से 10 सितंबर 1997 तक आयोजित किया गया था। यानी कि किस शहर में, क्योटो शहर में 1 से 10 दिसंबर 1997 तक यह आयोजित हुआ था, यह चला था। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट का आता है, यह सम्मेलन भूमंडलीय तापन से संबंधित था। यह सम्मेलन किससे संबंधित था, भूमंडलीय तापन से संबंधित था। यानी कि पृथ्वी का जो भी तापमान है उसी से यह संबंधित था। अगले पॉइंट की बात करें, इस सम्मेलन में 6 प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई थी। यानी कि ये जो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, इसमें जो 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों की क्या किया गया था, पहचान किया गया था। वह कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। पहला नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इनका उत्सर्जन कार्बन पदचिन्ह माना जाता है। इनका उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो कार्बन के पदचिन्ह से होता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें जो हैं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, इनका उत्सर्जन किससे होता है, तो कार्बन के पदचिन्हों से होता है। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर 5 से 2% तक कमी लाने पर सहमति हुई थी। यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो भी उत्सर्जन इसका जहाँ से उत्सर्जन हो रहा है, उसको जो है 5% से 2% तक कमी लाने पर सहमति जताई गई थी कि इसको जो है 5% का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसको 2% तक ही इसका जो है उत्सर्जन किया जाए, नहीं तो पर्यावरण बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रदूषित हो जाएगा और जिससे जो है मनुष्य पर, जानवरों पर डायरेक्ट इफेक्ट उसका जो है पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन पदचिन्ह और कार्बन ऑफसेट। यानी कि मनुष्य की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कुल कार्बन की मात्रा को कार्बन पदचिन्ह कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मनुष्य की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कुल कार्बन की मात्रा को क्या बोलेंगे? कार्बन का पदचिह्न बोलेंगे। क्लियर है? आगे बात कर तो यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। यह जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के रूप में ये जो है होता है। आगे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या निष्कासन को कार्बन ऑफसेट कहा जाता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा और निष्कासन कम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन ऑफसेट बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते दोस्तों। यहाँ पे अब देख सकते हैं, आगे अगर बात करें तो कार्बन पदचिह्न कम करने या कार्बन ऑफसेट के उपाय। कार्बन पदचिह्न को कम करना है या कार्बन ऑफसेट का उपाय जो करना है तो आप क्या कर सकते हैं? पौधारोपण करना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाइए आप, तब जाके इसको कम किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग करना। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि सौर ऊर्जा का हम लोग प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इसको जो है कार्बन पदचिह्न को जो है कम किया जा सकता है। आगे बात करें तो सार्वजनिक परिवहन या अप्रदूषणकारी वाहनों का प्रयोग करना। सार्वजनिक परिवहन यानी सभी के लिए जो परिवहन है, और अप्रदूषककारी यानी कि अप्रदूषककारी वाहन यानी कि ऐसा वाहन जिसमें प्रदूषण न हो, यानी कि इलेक्ट्रिक हो। अरे भाई, जब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल डीजल से हम लोग की गाड़ियाँ जो चला रहे हैं, वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है फोग, यहाँ से जो है कहाँ जा रहा है? ऊपर जाता है तो पर्यावरण में जाता है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जहाँ से जो है हमको डायरेक्ट यहाँ पे प्रभाव पर्यावरण का देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो इसलिए अप्रदूषणकारी वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। अगर आगे बात करें तो स्थानीय रूप से उगाए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना। स्थानीय रूप से उगाए गए जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग उगाते हैं उसका जो है उपयोग करना। जैव अनिम्नीकरण पदार्थों का कम उपयोग करना। जहाँ से जैव प्रक्रिया जैविक रसायन निकलती है वहाँ से उसका कम प्रयोग किया जाए। उनका पुनः उपयोग करना, उसको फिर से उपयोग किया जाए, या उनका पुनः चक्रण करके उपयोग किया जाए तो जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से दोस्तों यहाँ पे जो है बचाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है हम लोगों का जो है अगला पॉइंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002। यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्लियर है? चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अब अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और कब इसका आयोजन हुआ था? तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक इसका जो है आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय सतत विकास, यानी कि इसका मुख्य विषय यही था कि लगातार विकास किया जाए। इस सम्मेलन की प्रमुख अनुशंसाएं, यानी कि इस सम्मेलन की प्रमुख अनुशंसाएं यानी कौन कौन सी अनुशंसाएं थी, आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रमुख अनुशंसाएं कौन कौन सी हैं? पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की है, यानी कि सभी राष्ट्र जो हैं पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी लेंगे, परंतु इसमें होने वाले खर्चे का बोझ धनी देशों को अधिक उठाना चाहिए। यानी कि जो भी धनी देश हैं इस पर जो भी खर्चा होगा तो उनको थोड़ा उसका बोझ जो है उनको थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ेगा। वर्ष 2020 तक रसायनों के उत्पादन तथा उपयोग को मनुष्यों तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाने का लक्ष्य, यानी कि 2020 तक जो है रसायन के उत्पादन को कम किया जाए तथा प्रयोग द्वारा उनके मनुष्यों तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित क्या किया जाए? बनाया जाए। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगला हम लोगों का सम्मेलन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला सम्मेलन कौन सा है? अगला सम्मेलन है दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था दोहा सम्मेलन। और इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ था ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों अगर दोहा सम्मेलन की बात करें तो दोहा सम्मेलन में जो है इस सम्मेलन का आयोजन 26 नवंबर से 8 दिसंबर 2012 तक दोहा कतर में हुआ था। यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन 26 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक कब? तो 2012 में। कहाँ? तो दोहा में। तो दोहा में कहाँ? तो कतर में हुआ था। क्लियर है? चलिए
आगे बात करते दोस्तों, इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि, इस सम्मेलन में जो क्योटो प्रोटोकॉल था, जो पीछे अभी पढ़े हैं, जो 2012 में समाप्त हो रही थी, 2012 में ये प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हो रहा था, उसी को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई। यानी कि दोहा सम्मेलन में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसको जो है आगे बढ़ाने की, भारत में तो उसकी अवधि जो है समाप्त हो रही थी, लेकिन उसी को आगे बढ़ाने पर क्या किया गया था, दोहा सम्मेलन में सहमति जताई गई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें तो अगला हम लोगों का सम्मेलन है, अगला सम्मेलन आपका पेरिस सम्मेलन 2015। यानी कि पेरिस सम्मेलन कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में हुआ था। यानी कि पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। कब हुआ था, तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक और फ्रांस में हुआ था। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि इस सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान को औद्योगिकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर में 2 सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। यानी कि जो भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसको जो है 2% से अधिक नहीं होने दिया जाएगा। इस सम्मेलन में उल्लेख किया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सभी देशों को योगदान की आवश्यकता है। यानी कि इस सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो भी देश उत्सर्जन कर रहे हैं उसका, तो उसको कम करें, जिससे हमारा पर्यावरण जो है क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। चलिए आगे बात करें। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका अगला सम्मेलन है, यहाँ पे अगला सम्मेलन आपका है क्या, अगला सम्मेलन कहता है बान सम्मेलन। ये कौन सा सम्मेलन है, बान सम्मेलन। बान सम्मेलन कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था। बान सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, तो 2017 में हुआ था। कौन सा सम्मेलन, तो बान सम्मेलन। और बान सम्मेलन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन 6 नवंबर से 17 नवंबर 2017 तक वान जर्मनी में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, 6 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2017 तक वान में यानी जर्मनी में किया गया था। इसका उद्घाटन फिजी के प्रधानमंत्री, इसका उद्घाटन कौन किए थे, फिजी के प्रधानमंत्री किए थे। कौन, तो बैनीमारामा ने किया था। फिजी के प्रधानमंत्री बैनीमारामा ने किया था इसका उद्घाटन। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है भाग नहीं लिया था। किस सम्मेलन में, तो वान सम्मेलन में। और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य यानी कि वान सम्मेलन का उद्देश्य यह था पेरिस समझौते के ऊपर विचार विमर्श करना था। यानी कि पेरिस का जो भी समझौता है उसी पर जो है इस सम्मेलन का क्या था, उद्देश्य था कि इस पर विचार और विमर्श किया जाए। चलिए आगे बात करें तो इस सम्मेलन में तलानोवा डायलॉग से एक मंच स्थापित किया गया। यानी कि इस सम्मेलन में तलानोवा डायलॉग से क्या किया गया, एक मंच स्थापित किया गया। और वहीं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहीं से तलानोवा फिजी और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में होने वाली एक किस्म की कबीलाई बैठक है। यानी जो भी एक किस्म की कबीलाई क्या है, ये बैठक है जिसमें गंभीर मुद्दों पर सहजता से बातचीत की जाती थी। यानी कि जितने भी प्रकार के गंभीर मुद्दे हैं इस पर जो है बहुत ही आसानी से वहाँ पर बैठकर विचार विमर्श किया जाता था और बातचीत किया जाता था। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट, यहाँ पे अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पॉइंट हम लोगों का है रामसर सम्मेलन। तो दोस्तों यहाँ पे रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो इसको आप ध्यान देंगे कि रामसर सम्मेलन जो है, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 ईरान। राम सम्मेलन 2 फरवरी 1971 ईरान। इसे आर्द्रभूमि वेटलैंड सम्मेलन भी कहते हैं। यानी कि रामसर सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन कहते हैं, आर्द्रभूमि या वेटलैंड सम्मेलन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण करना है। यानी कि जहाँ का भूमि आर्द्र है वहाँ जो है उन क्षेत्रों का जो है क्या करना है, इसका संरक्षण करना है यानी रक्षा करना है। आगे बात करें तो यह 1975 से प्रभाव में आया। यह 1975 से यह कब आया, प्रभाव में आया। इस सूची में शामिल आर्द्र भूमियों के रख रखाव और आधारभूत संरचना के विकास के लिए UNCN धन प्रदान करता है। यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी आर्द्र भूमियों को रख रखाव है उसके संरचना का विकास के लिए UNCN जो क्या करता है, धन प्रदान करता है। आगे बात करें तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
यानी कि भारत कब हस्ताक्षर किया था रामसर समझौता पर? तो 1 फरवरी 1982 को जो है रामसर समझौते पर भारत क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों 13 अगस्त 2022 तक रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्र भूमियों की संख्या 75 थी। यानी कि भारत में जितने भी भूमियाँ जो है आर्द्र भूमियाँ बताया गया था, कितना बताया गया था? तो 75 भूमियाँ थी। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों, अगर पर्यावरण संरक्षण अगर इस पॉइंट की बात करें तो आप भारत में पर्यावरण संरक्षण में बात किया जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया ये उसको जानते हैं। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में घोषणा किया गया था इसका कि यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए इसको जो है पारित किया गया था। आगे बात करते दोस्तों, यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू कर दिया गया। यानी कि यह अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हो गया? तो 19 नवंबर 1986 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा करना और सुधार करना, इसी की योजना जो है इसमें बनाया गया था। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगला पॉइंट हम लोगों का जो है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन कौन कौन से आंदोलन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपको आंदोलन 1973। इस पॉइंट को जो है एक पॉइंट को हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एक पॉइंट को कवर करेंगे जो डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में पूछेगा यहाँ से प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।